Hello and welcome to all my dear students. In today's lecture, we are going to talk about factors affecting nucleophilic substitution reaction. So friends, let's start today's lecture. Today we are going to discuss factors that affects SN reaction. Factors affecting nucleophilic substitution reaction. Factors affecting nucleophilic substitution reaction. फाइन, आज हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट एसएन रिएक्शन. अब ऑलरेडी हमने लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है व्हाट इज एसएन रिएक्शन एंड हाउ एसएन रिएक्शन इज फैसिलेट. कैसे एसएन रिएक्शन फैसिलेट होता है ना. एसएन रिएक्शन क्या होता है, एसएन के कितने टाइप्स हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने थे, वो सब हमने बात कर ली है. आज हम बात कर रहे हैं कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे अफेक्ट होगा. तो बेटा सबसे पहला जो फैक्टर है, जैसे हमने बहुत सारे है ना टॉपिक्स पे अंदर डिस्कशन करा था जब हमने एसएन पढ़ा, तो सबसे पहला बेटा फैक्टर है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट nucleophilic substitution reaction is nature of substrate. nature of substrate. substrate का नेचर बहुत ही इफेक्टिव रहता है. जैसे आप सोचो SN के अंदर SN2 हमने पढ़ा, तो बेटा SN2 में हमने ये पढ़ा था as sterical hindrance increases, sterical hindrance increases, reactivity decreases, है ना. और हमने SN1 में पढ़ा था कि जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल, जितना बल्कि ग्रुप होगा, है ना, कार्बोकेटाइन के कार्बन के पास जितना बल्कि ग्रुप होगा उतना रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा, ना. इसलिए नेचर ऑफ सबस्ट्रेट इज मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट रेट ऑफ एसएन रिएक्शन. एसएन रिएक्शन के रेट में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है. नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप. नेचर ऑफ, come on, nature of living group. Then nature of nucleophile beta. nature of nucleophile. Then nature of solvent. yes. तो फ्रेंड्स आज हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे. सबसे पहले शुरू करेंगे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, देन नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल एंड देन सॉल्वेंट. तो इतने फैक्टर हैं जो एसएन रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला फैक्टर जो है उसके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं. फर्स्ट फैक्टर दैट इज नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. नाउ एज वी नो दैट फर्स्ट विल टॉक अबाउट SN2 and then we'll discuss about SN1. in SN2 रिएक्शन सबसे पहले SN2 रिएक्शन को समराइज करेंगे. तो याद करो बेटा, हमने ऐसे पढ़ा था CH3Cl जो है इसके अंदर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल मैं ऐड कर रहा हूं, से फॉर एग्जांपल OH माइनस, क्या पढ़ा था हमने कि भाई यहां पे सबसे पहले स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है फ्रॉम बैक साइड वेयर द लिविंग ग्रुप इज अटैच्ड. जहां पे लिविंग ग्रुप है उसके बैक साइड से OH माइनस अटैक करेगा. जैसे ही अटैक करेगा यहां पे जो H है उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, है ना. ये Cl का बॉन्ड वीक हो गया, और अगर OH यहां पे अटैक कर रहा है तो OH का बॉन्ड धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, यहां से कौन निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप, और अगेन ये जो कार्बन के साथ ग्रुप थे उसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं. इन शॉर्ट हमने ये पढ़ा था SN2 के अंदर कि कार्बन के साथ जो ये ग्रुप्स है बेटा सब्स्टिट्यूटेड, हर एक पोजीशन में उनका हर एक स्टेप में उनका पोजीशन चेंज हो रहा है. तो पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहां पे जितना स्टेरिकल हिंड्रेंस कम होगा उतना रिएक्टिविटी ज्यादा होगा. यहां पे कहीं पे देखो अब कार्बोकेटाइन की बात नहीं है, कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हो रहा. सो हियर इन द केस ऑफ SN2 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज नॉट इंपॉर्टेंट. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे जो कार्बन के साथ ग्रुप्स होने चाहिए वो बेटा ऐसे ग्रुप होने चाहिए जिनका स्टेरिकल हिंड्रेंस, है ना, जिसका स्टेरिक इफेक्ट बहुत कम हो, जो कम बल्कि हो, है ना, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, है ना, जो कम स्पेस ऑक्यूपाई करे.
तो इसका मतलब जितना छोटा ग्रुप होगा ये उतना रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, है ना। तो SN2 अगेन, SN2 के लिए हम क्या याद रखना है बेटा हमें, स्टेरिक इफेक्ट। SN2 के लिए जब हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर, है ना, जब हम नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की बात करते हैं फॉर SN2 रिएक्शन, तो सबस्ट्रेट के अंदर अल्काइल ग्रुप का नेचर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन स्टेरिक इफेक्ट। कम ऑन, इट डिपेंड्स ऑन स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस लिख देता हूं मैं यहाँ पे, हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। तो आप याद रखोगे स्टेरिकल हिंड्रेंस, कम ऑन, स्टेरिकल हिंड्रेंस इंक्रीजेस, जितना बड़ा ग्रुप होगा, है ना, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना SN2 में क्या होगा बेटा, उतना SN2 का रिएक्टिविटी होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। बड़ा ही इजी है, स्टेरिकल हिंड्रेंस इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। इसका मतलब जितना छोटा ग्रुप है, जैसे ये मिथाइल है, तो इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। और आगे ही मैंने आपको पढ़ाया था, एक बात आपको याद रखनी है कि SN रिएक्शन के अंदर विनाइल और एराइल, है ना, ये दोनों के लिए SN रिएक्शन होता ही नहीं है। इनका SN रिएक्शन, कम ऑन, विनाइल और एराइल का SN रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं व्हेन विल टॉक अबाउट हैलोजन कंटेनिंग कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो आप याद करो क्लासिफिकेशन में हमने दो रिएक्शन पढ़े थे, एक तो विनाइल का एग्जांपल था, और देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, ये एराइल है, दिस वन इज अगेन एराइल, और ये विनाइल, इन दोनों के अंदर हैलोजन कंटेनिंग कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए इसका SN रिएक्टिविटी सबसे कम होगा। दो बातें बोल रहा हूं, एक तो बोल रहा हूं होगा ही नहीं ना, होगा ही नहीं मतलब रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं, मतलब इन नॉर्मल कंडीशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल ना। अब मैं बोल रहा हूं लीस्ट रिएक्टिव, सो व्हाई लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि उनका रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे तो पॉसिबल ही नहीं। तो लीस्ट रिएक्टिव कब है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से हम रिएक्शन कर सकते हैं। इसीलिए दो सेंटेंस बोलेंगे कि अगर आपको कहीं पूछा कि कौन रिएक्शन नहीं कर रहा है, SN रिएक्शन, यस, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करेंगे विनाइल और एराइल sp2 के साथ जो कनेक्टेड है, बट अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन होगा, बट अगेन इट इज लीस्ट रिएक्टिव, है ना, व्हेन विल कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशंस। चलिए, तो ये बात हो गई SN2 के बारे में, ये हमने पढ़ लिया नेचर ऑफ सबस्ट्रेट फॉर SN2। नाउ आई विल टॉक अबाउट SN1। अब बेटा बात कर रहे हैं हम, अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड केस जो है SN का, उसकी बात करेंगे। विल टॉक अबाउट SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ इन दिस केस वी ऑलरेडी नो दैट फ्रॉम मैकेनिज्म देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इन अ मैकेनिज्म। जब हम मैकेनिज्म लिखेंगे तो आप याद करो, यहां पे सबसे पहले स्टेप में, है ना, there is a heterolytic fission of substrate molecule in a first step in a case of SN1 reaction। SN1 reaction में पहले स्टेप में ये Br जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके यहां से ये ग्रुप एलिमिनेट हो गया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप प्रेजेंट टू अ कार्बन एटम। ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनर प्रेजेंट है, इसीलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो यहां से लेके ग्रुप निकल जाएगा। तो ये Br माइनस निकल गया, एंड व्हाट इज लेफ्ट, कार्बन प्लस मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल। क्लियर है ये? तो यहां पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। अब जब कोई भी मैकेनिज्म में, हमें पता है ये, है ना, ये बहुत ही बेसिक चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब भी कोई भी मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बेटा फॉर्म हो रहा है तो फिर वो रिएक्शन फैसिलिटेट कैसे होगा, इट फैसिलिटेट्स अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन तो एक टॉपिक ही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ। अगेन यहां पे मैं लिख दूं SN1 के अंदर, SN1 अब डिपेंड किस पे करेगा, बड़ा ही सिंपल है। जैसे इसके अंदर SN2 में बात थी स्टेरिकल हिंड्रेंस की, ऐसे SN1 में क्या लिखेंगे हम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मैं लिख दूं यहाँ पे मैं पॉइंट बना देता हूं, कार्बोकैटायन, हमें समझ जाना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस, है ना, जैसे यहाँ पॉइंट लिखा हमने, यहाँ पे लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कम ऑन, स्टेबिलिटी ऑफ
carbocation, stability of carbocation increases, then rate of SN1 reaction क्या होगा, इंक्रीज होगा. रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इंक्रीजेस. बड़ा ही इजी है ये, इसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना. मैकेनिज्म भी पढ़ा था, फिर से मैंने आपको याद करवा दिया कि कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है और कहीं में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो हम उसके स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर को, है ना, लिखते हैं. चलिए, नाउ व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन. सो एज वी नो दैट कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी लिखता हूं यहां पे, कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज प्रोपोर्शनल टू प्लस I, that is positive inductive effect. Now as we know that what is plus I, it is effect of electron donating group. electron donating group का जो effect है उसको हम बोलते हैं positive inductive effect. And again it is proportional to plus M, positive resonance, positive mesomeric effect. And it is inversely proportional to minus M and minus I, negative inductive effect और negative mesomeric resonance effects से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. क्लियर है ये, है ना. और प्लस आई और प्लस एम, अगेन ये भी एक टॉपिक है अलग. GOC1 में इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एक टॉपिक है, तो उसकी बात मैं नहीं करूंगा. आप समझ जाना कि प्लस आई के एग्जांपल जो है, अगर वो अटैच होंगे कार्बोकैटायन के साथ तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज. प्लस एम होंगे तो इंक्रीज, माइनस आई एंड माइनस एम तो क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज. फाइन. तो इन जनरल मैं आपको ये बात बता दूं, अगर कार्बोकैटायन के लिए हमारे पास ये चॉइस है, वी हैव बेंजाइल कार्बोकैटायन. अगर हमारे पास बेंजाइल कार्बोकैटायन है, देन इफ वी हैव एलाइल कार्बोकैटायन एंड इफ वी हैव अल्काइल कार्बोकैटायन, तो इन तीनों के अंदर बेंजाइल, अगेन वी नो दैट बेंजाइल के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट मैक्सिमम होगा, और जिसका रेजोनेंस ज्यादा होगा मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा, प्लस एम ज्यादा होगा, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, है ना. तो बेंजाइल का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, देन एलाइल, देन अल्काइल, और उसके बाद भी ऑर्डर कंटिन्यू है. ये देखो, उसके बाद ग्रुप्स है विनाइल, और उसके बाद लास्ट ग्रुप है एराइल. आप याद रखो ये, ठीक है. नाउ जब मैं बोलता हूं बेंजाइल, तो बेंजाइल का मतलब ऐसा नहीं है एक ही ग्रुप है बेंजाइल. बेंजाइल के अंदर तीन होते हैं ना, पढ़ लिया हमने. टर्शियरी बेंजाइल पॉसिबल है, क्लासिफिकेशन में पढ़ा हमने, सेकेंडरी, प्राइमरी. सेम एज एलाइल में भी ऐसा है बेटा, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी. सेम एज अल्काइल, अल्काइल में मैंने मिथाइल भी लिख दिया. उसके बाद कौन है, विनाइल, और उसके बाद कौन है, एराइल. तो ये प्रॉपर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन है जो यहां पे हमें पूछा जा सकता है इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन. कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में और भी बहुत सारे आगे मैं ऑर्डर लिख सकता हूं, है ना, बट वो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अंदर GOC1 में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, तो वो मैं यहां पे मेंशन नहीं कर रहा हूं. तो आप ये एक बात क्लियर रखो, SN1 नीट में पूछते ही है ना, क्वेश्चन होता ही है, तो इधर आपको कंफ्यूज नहीं होना है. अगर कहीं पे बेंजाइल प्राइमरी है और एलाइल टर्शियरी है, तो बेंजाइल प्राइमरी है उसका स्टेबिलिटी एलाइल के टर्शियरी से ज्यादा होगा, बिकॉज बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस देन एलाइल, एंड एलाइल प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन अल्काइल टर्शियरी. व्हाई? अगेन ड्यू टू रेजोनेंस. देखो इन दोनों के अंदर रेजोनेंस है और इसके अंदर कौन सा इफेक्ट है, इंडक्टिव. नाउ आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा डोमिनेंट जो इफेक्ट है अभी इन दोनों की अगर हम बात करें तो मेसोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट. मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो डोमिनेंट है और मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट है, इसीलिए इन दोनों के अंदर मेसोमेरिक होने की वजह से अल्काइल से इन दोनों का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा. सो वेयर देयर इज कंपैरिजन बिटवीन बेंजाइल अल्काइल और एलाइल अल्काइल, देयर इज नो डाउट stability of benzyl and alkyl is more than stability of benzyl and allyl is more than alkyl. Fine, due to dominance of resonance over inductive effect. Is it clear friends? ये clear हो गया है ना. चलिए, तो सबसे पहला हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया जो फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. नाउ विल टॉक अबाउट सेकंड मेजर अफेक्ट,
दैट इज नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप है ना कैसे अफेक्ट करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी में। आप इसका स्नैप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। नाउ सेकंड factor that affects reactivity of SN reaction, that is nature of living group। nature of living group। सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन में लिखता हूं, है ना, और जनरल रिएक्शन में हम देखते हैं लिविंग ग्रुप का नेचर क्या होना चाहिए। आई राइट RL, अल्काइल ग्रुप है ये, एंड दिस वन इज लिविंग ग्रुप, और इसके अंदर बेटा हम ऐड करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। वी आर एडिंग न्यूक्लियोफाइल। सो क्या होगा रिएक्शन, substitution reaction occurs, living group will be substituted by nucleophile, so what we'll get beta, we'll get RNU plus L minus। now here in this case आप सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करो रिएक्शन को, ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जनरली वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो मतलब ये बेसिक इन नेचर हुआ, है ना, तो ये बेस हुआ। अब सोचो R जो है वो जनरली अल्काइल का चार्ज जो रहता है वो जनरली प्लस रहता है, तो लिविंग ग्रुप का चार्ज क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो बेस है जिसका माइनस चार्ज है, ये बेस का माइनस चार्ज है, ये लिविंग ग्रुप भी माइनस चार्ज है, इसको रिप्लेस कर रहा है। अब सोचो इसका माइनस चार्ज अगर इससे ज्यादा हुआ तो फिर सब्स्टिट्यूशन होगा क्यों, सोचो अगर इसका माइनस चार्ज बहुत ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, तो ये प्लस ये माइनस को यहां से लिबरेट ही नहीं करेगा, बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा यार। तो इसका मतलब लिविंग ग्रुप का जो नेगेटिव चार्ज है, नाउ अगेन व्हाट डू वी मीन बाय नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी मींस बेसिसिटी। तो इसका मतलब ये जो बेस है जितना नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है और ये भी बेस है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, बट इसका नेगेटिव चार्ज मतलब इसका बेसिसिटी इसके नेगेटिव चार्ज मतलब इसके बेसिसिटी से कम होना चाहिए। सो प्लीज डू रिमेंबर वीकर द बेस स्ट्रॉन्गर द लिविंग ग्रुप। अगेन वीकर द बेस स्ट्रॉन्गर, अगेन स्ट्रॉन्गर द लिविंग ग्रुप, स्ट्रॉन्गर द लिविंग ग्रुप। बड़ा ही इजी है बेटा, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जितना ये लिविंग ग्रुप है ना इसकी बेसिसिटी कम होगी उतना वो जल्दी इजीली रिमूव हो जाएगा। इतनी बात क्लियर रखो, ये लिविंग ग्रुप का माइनस चार्ज और बेसिसिटी कम होना चाहिए ये न्यूक्लियोफाइल के नेगेटिव या बेसिसिटी से। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगेन मैं रिपीट करता हूं, लिविंग ग्रुप जो है बेटा, लिविंग ग्रुप का जो नेगेटिव चार्ज है मतलब जो बेसिसिटी है वो कम होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो अब हम बात करते हैं बॉन्ड ऑफ R एंड L। सोचो अगर ये बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग है तो ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा। इसका मतलब इन दोनों का बॉन्ड कैसा होना चाहिए, इन दोनों का बॉन्ड कैसा होना चाहिए, इन दोनों का बॉन्ड होना चाहिए वीक। वीकर द बॉन्ड बिटवीन C एंड L, वीकर द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड लिविंग ग्रुप, greater will be the reactivity of SN reaction। अगेन मैं रिपीट करता हूं, weaker the bond between carbon and living group, more easy will it be to carry out SN1 and SN2 reaction। अगेन ये पॉइंट बना देंगे हम, लिखते हैं यहां पे weaker the bond between carbon and living group, greater the reactivity, greater the reactivity ज्यादा होगी। बड़ा ही इजी है, greater the reactivity। बोलिए ये क्लियर हो गया। जितना ये बॉन्ड वीक ग्रेटर द रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा, क्योंकि ये बॉन्ड वीक है। कौन ये बॉन्ड वीक है, इजीली ब्रेक हो गया, इसका इजीली अटैक हो गया, रिएक्शन फैसिलिटेट हो गया, रिएक्शन इजी हो गया, है ना। तो अब आपको बेटा याद रखना है लिविंग ग्रुप के जो टाइप्स हैं वो सब हमें याद करने हैं। कौन कौन से टाइप के लिविंग ग्रुप होंगे तो ये रिएक्शन इजी हो जाएगा हमारे लिए, रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लिविंग ग्रुप्स लिख रहा हूं जो हमारे सिलेबस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज TSO- and NH3, that is excellent living group। TSO- that is
टोसाइलेट ग्रुप, कौन सा ग्रुप है टोसाइलेट ग्रुप, NH3, ये दोनों जो है ना ये अमोनिया हो गया, दिस इज अमोनिया। तो अब याद रखिए, अगेन मैं रिपीट करता हूं, TSO माइनस को हम बोलेंगे टोसाइलेट ग्रुप, है ना। इट इज एक्सीलेंट, इट इज एक्सीलेंट, इट इज एक्सीलेंट न्यूक्लियोफाइल, ये बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी बढ़िया लिविंग ग्रुप है ना। ये दोनों बढ़िया लिविंग ग्रुप है, ये दोनों अगर होंगे तो रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगा, है ना। जितना भी बोर्ड पे लिख रहा हूं वो आप लिखते रहना। उसके बाद I माइनस NH2O, I माइनस NH2O, दे आर है ना गुड लिविंग ग्रुप। ये थोड़े लिविंग ग्रुप ठीक है, क्योंकि हम किससे डिसाइड कर रहे हैं, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी से डिसाइड कर रहे हैं या फिर उसकी बेसिसिटी से डिसाइड कर रहे हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट इज Br माइनस, नेक्स्ट इज Br माइनस, Br माइनस अगेन इट इज गुड, इट इज गुड लिविंग ग्रुप, ये यहां तक गुड है, या फिर मैं मॉडरेट लिख सकता हूं। अगर इसको मैं वेरी गुड लिख, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरी गुड। अगर इसको मॉडरेट लिखना है तो लिख सकते हो, या फिर ये गुड तो ये वेरी गुड। ये इससे भी Br से भी अच्छा लिविंग ग्रुप ये है ना। अब हमें पूरा ऑर्डर फॉलो करना है हैलाइड का। Br के बाद कौन है, Cl, देन कौन होगा, F। तो देन Cl माइनस इज फेयर लिविंग ग्रुप एंड F माइनस इज पुअर। अगेन Cl माइनस इज फेयर, Cl माइनस इज फेयर, और कौन सा रहा, F माइनस, ये बैड लिविंग ग्रुप है। और अगर आप OH माइनस लिख दोगे तो ये जो लिविंग ग्रुप है OH माइनस, वेरी पुअर, वेरी पुअर। OH माइनस एंड NH2 माइनस बोथ आर वेरी पुअर, ये वेरी पुअर लिविंग ग्रुप है। तो कोई भी रिएक्शन अगर हमें करना है, कोई भी रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं और हमारे पास अगर दो चॉइसेस है, मैं यहाँ पे लिख दूं, देखो अगर मैं लिख दूं ये रिएक्शन, अगर मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख दिया ये, इसके अंदर बेटा ऐड कर रहे हैं हम NaOH, है ना, से फॉर एग्जांपल, और हमारे पास ये रिएक्शन है और हमने ऐड कर दिया NaOH, तो दोनों के अंदर सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप, बेस्ट एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप देखो NH3, ये इसके ऊपर प्लस चार्ज है यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंसी अल्काइल ग्रुप के कनेक्शन की वजह से बढ़ गया। और Br इज गुड, बट व्हेन वी कंपेयर NH3 विद Br, NH3 इज एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप। सो यहाँ पे रिएक्शन तो होगा, है ना, रिएक्शन तो होगा, क्या बनेगा आपको पता है, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा 1 2 3 4, NH3 था, वहां से NH3 का सब्स्टिट्यूशन हो गया OH से, यहाँ पे OH आ गया, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होके OH आ गया। दोनों में प्रोडक्ट सेम है, बट डू रिमेंबर दिस वन इज फास्ट रिएक्शन, ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है ना, एंड दिस वन इज स्लो रिएक्शन। सो दिस इज अफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, जो अगेन न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी और वी कैन से नेगेटिव चार्ज के साथ, है ना, बहुत अच्छे तरीके से ये रिलेट करेगा। फाइन, दोनों में प्रोडक्ट सेम है, लास्ट रिएक्शन में मैंने लिखा, बट फर्क क्या है, एक रिएक्शन फास्ट है, एक रिएक्शन स्लो है। फाइन बेटा, तो ये बात होगी नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप की। नाउ विल टॉक अबाउट नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। चलिए बेटा, थर्ड जो अफेक्ट है दैट इज, थर्ड अफेक्ट इज नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कम ऑन, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है न्यूक्लियोफिलिसिटी से, है ना। effectiveness of nucleophile depends on electron density of nucleophile. Again, न्यूक्लियोफाइल कितना अफेक्टिव है, किस पे डिपेंड करता है, उसके नेगेटिव चार्ज पे, है ना। जितना नेगेटिव चार्ज उसका ज्यादा, उतना न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। मैंने अभी बात करी लिविंग ग्रुप के अंदर कि लिविंग ग्रुप तभी यहां से R और L जो अभी हमने लिखा था, RL और न्यूक्लियोफाइल, जितना इसके कंपैरिजन में इसका नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, उतना जल्दी ये लिविंग ग्रुप यहां से, है ना, लिविंग ग्रुप यहां से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल से। तो टोटली न्यूक्लियोफाइल का नेचर जो है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना है, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उतना वो ज्यादा अफेक्टिव है। तो अगेन विल राइट अफेक्टिवनेस, कम ऑन, effectiveness of nucleophile depends on, come on, depends on
effectiveness of nucleophile depends on electron density of न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे वो डिपेंड करेगा कि उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना कितना ज्यादा है, कितना अफेक्टिव है न्यूक्लियोफाइल। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना अफेक्टिव ज्यादा होगा। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, डू रिमेंबर, जो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है मतलब जो एनायन है, और जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, दोनों के अंदर जिसके ऊपर माइनस चार्ज है ना उसका अफेक्टिवनेस ज्यादा होगा। अगेन चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल आर मोर इफेक्टिव देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अगेन मैं रिपीट करता हूं, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल है जो न्यूट्रल है, तो दोनों में इफेक्टिव कौन ज्यादा है? जो एनायन है वो ज्यादा इफेक्टिव है। एनायन टेंड्स टू बी मोर रिएक्टिव। अगेन एनायंस, कम ऑन, आई विल राइट, पॉइंट बना देते हैं यहां पे, एनायंस एंड आयंस tend to be more reactive than corresponding neutral nucleophiles। say for example देखिए तो OH minus is more effective than H2O। OH माइनस से सब्स्टिट्यूशन जल्दी होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। इज इट क्लियर? क्योंकि OH माइनस जो है वो एनायन है, जो OH माइनस है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और H2O जो है वो न्यूट्रल है। ऐसे ही हम याद रख सकते हैं, अगर कोई सेम चार्ज है स्पीसीज, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। से फॉर एग्जांपल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सो NH3 इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन वाटर। लिख देता हूं यहां पे मैं, NH3 इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन वाटर। NH3 से H2O जो है ना, NH3 से H2O का न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, NH3 का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। चलिए बेटा, और इसके आगे न्यूक्लियोफिलिसिटी में इतना हम याद रखेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्यों इंक्रीज हो रहा है ऊपर से नीचे? साइज की वजह से, क्योंकि हमने पढ़ा था आगे कि डाउन टू द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है ना। तो लिखता हूं मैं यहां पे, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कम ऑन, न्यूक्लियोफिलिसिटी increases down to the group। अब क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि डाउन टू द ग्रुप साइज क्या होता है? इंक्रीज, है ना। अगेन पहले याद रखो, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। रीजन क्या है इसका? क्योंकि साइज क्या होता है? इंक्रीज, साइज इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप, एंड thus what happen, the ease to lose electron increases, है ना। अगेन लिखता हूं यहां पे, साइज इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। लिखते हैं यहां पे, साइज increases, come on, size increases down to the group, size increases down to the group, and ease to liberate electron increases। Again, and ease to liberate or donate electron, क्या होता है? ease to donate electron increases, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट लास्ट मैंने लिखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखो आप। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूं? न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा? अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा? डिक्रीज होगा। याद रखना ये, ठीक है। लिखता हूं मैं यहां पे, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस across a period। Again, nucleophilicity, come on, nucleophilicity
decreases along with the period from left to right, again from left to right. इज इट क्लियर? ये क्लियर है? सबसे पहले हमने बात कर ली ग्रुप की, है ना, और फिर अब हम बात कर रहे हैं पीरियड की। तो आप याद रखोगे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस अलोंग विथ द पीरियड। चलिए, तो अगर हम बात करें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा? किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा? तो याद रखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने से न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होता है। अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं न्यूक्लियोफिलिसिटी, लिखें यहां पे हम लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ कार्बन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन फ्लोरीन। याद रखना ये, क्योंकि देखो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का मैक्सिमम है, और जिसका मैक्सिमम नेगेटिविटी होता है ना, जिसका नेगेटिविटी मैक्सिमम है उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी मिनिमम होता है। और यही ऑर्डर बेसिसिटी का भी है, सेम ऑर्डर बेसिसिटी। इसका बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगा और इसका बेसिसिटी सबसे कम होगा। इज इट क्लियर? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में हमें इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। फाइन, चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो लास्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, वो पढ़ते हैं। लास्ट फैक्टर, फोर्थ फैक्टर that affects rate of nucleophilic substitution reaction, that is nature of solvent that affects rate of nucleophilic substitution reaction. Now friends, solvent जो होता है, ठीक है, वो SN2 के लिए क्या होना चाहिए और SN1 के लिए क्या होना चाहिए। तो SN2 में हमने पढ़ा था कि यहां पे SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। अगेन SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होगा और यहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता। और हमने अभी पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना, वो यहां पे जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो SN2 रिएक्शन के लिए जहां हेटेरोलिटिक फिशन पॉसिबल नहीं है, अगेन SN2 में हेटेरोलिटिक फिशन नहीं होता, पहले ही स्टेप में सबस्ट्रेट भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो इसीलिए यहां पे लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों का कंपटीशन है। तो SN2 के लिए जितना न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना, SN2 के लिए उतना SN2 का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा इन अ कंपैरिजन टू SN1। क्योंकि SN1 के अंदर क्या हो रहा है, SN1 में पहले हेटेरोलिटिक फिशन हो गया, इसीलिए C+ बन गया, और C+ कोई भी चार्ज को एक्वायर कर सकता है, वेदर इट इज नेगेटिव और इट इज लोन पेयर कंटेनिंग न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सो क्लियर हो रहा है कि SN2 के लिए नेगेटिव चार्ज बड़ा जरूरी है। SN1 के लिए नेगेटिव हो तो ठीक है, बट अगर लोन पेयर कंटेनिंग न्यूट्रल मॉलिक्यूल हुआ, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो भी SN1 रिएक्शन फैसिलिटेट हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यस, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे SN2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले SN2 मैंने आपको बताया, देन SN1। तो SN2 के लिए याद रखिए आप, हमारे पास पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। विच सॉल्वेंट फेवर्स SN2? पोलर। यहां पे भी मैं लिख देता हूं पोलर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा जितना नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रल, दोनों में जो नेगेटिव है उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा, वो डोमिनेंट होता है देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो पोलर तो दोनों में है ही, बट SN2 के अंदर हम ऐसा सॉल्वेंट यूज करेंगे जिसके अंदर H बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। अगेन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो फेवर करते हैं SN2 मैकेनिज्म, और पोलर प्रोटिक जो होते हैं, प्रोटिक मतलब, अगेन प्रोटिक का मतलब है जिसके अंदर H बॉन्ड है। द molecules, the solvents which contains H bond are known as protic solvent। जिसके अंदर H bond नहीं है वो aprotic हो गया। क्लियर है ये? तो इसके एग्जांपल बड़े इजी हैं, क्योंकि प्रोटिक का मतलब H बॉन्ड, और H बॉन्ड हमने ऑलरेडी पढ़ लिया केमिकल बॉन्डिंग में। H बॉन्ड के एग्जांपल बड़े इजी हैं, जैसे कि एक वाटर मॉलिक्यूल है। फाइन, इफ विल टेक एग्जांपल ऑफ अल्कोहल, अगर हम अल्कोहल की बात करें
If we'll talk about carboxylic acid RCOOH, तो इसके अंदर भी आप देखो H बॉन्ड है। ऐसे जो भी एग्जांपल है बेटा जिसके अंदर H बॉन्ड है वो सब प्रोटिक के एग्जांपल हैं, उसको हम बोल सकते हैं वो SN1 को फेवर करेंगे। इज इट क्लियर? आप अल्कोहल के अंदर लिख सकते हो मीथेनॉल, इथेनॉल, वाटर मॉलिक्यूल लिखा हमने दूसरा, और एसिड में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर H बॉन्ड है। अब यहाँ पे ये पढ़ते हैं पोलर ए प्रोटिक। पोलर ए प्रोटिक का मतलब है ए प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से हैं, तो आप याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। सबसे पहला टेट्राहाइड्रोफुरान, अगेन मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं, ये स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज THF, फुल फॉर्म है इसका टेट्रा कमॉन हाइड्रो, एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फुरान। तो टेट्राहाइड्रोफुरान जो है THF कहीं पे भी लिखा है कोई रिएक्शन में, है ना, तो आपको समझना है वो SN2 रिएक्शन है, क्योंकि एग्जाम के अंदर रिएक्शन पूरा लिखा है, आपको कहां पता है SN2 है या SN1 है ना, तो कैसे आपको जज करना है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है बाय सॉल्वेंट। तो THF है तो समझ लो आप SN2 है ना। चलो उसके बाद अगर हमारे पास है एसिटोनाइट्राइल, इफ वी हैव CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज एसिटोनाइट्राइल, ये एसिटोनाइट्राइल है। देन एसीटोन CH3COCH3, अगर हमारे पास एसीटोन है, देन डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO, देखो ये हो गया स्ट्रक्चर डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का। एसीटोन ही है, देखो ये एसीटोन ही है, खाली फर्क ये है यहाँ पे कार्बन था उसकी जगह यहाँ सल्फर है ना, मिथाइल तो दोनों तरफ है CH3। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? चलिए यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, अगेन HCON डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, अगेन डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। इज इट क्लियर? और इसका मैं लिख दूं पूरा नाम DMSO जो है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये हो गया DMSO। और उसके बाद जो मैंने लिखा है वो है डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ये क्लियर हो गया है ना। तो इतने सॉल्वेंट हमें याद रखना है जो फेवर करते हैं SN2 को, और वो जो मैंने लिखे वो SN1 को। तो ये बात हो गई फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट ऑफ SN रिएक्शन, SN1 एंड SN2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और डिटेल में आपको स्टडी करना है तो बहुत सारे बुक्स हैं, उसके अंदर डिटेल स्टडी है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जगदम्बा पब्लिकेशन जो है, देन OP टंडन बुक जो है उसके अंदर सिंगेज पब्लिकेशन है, फाइन, इनके अंदर बहुत अच्छे से डिटेलिंग करा हुआ है ना। और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं। ऐसा होगा तो मैं एक लेक्चर आपको पूरा 10 या 15 मिनट का लेक्चर दे दूंगा जिसके अंदर आप फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के जो रेफरेंस बुक्स हैं जो आप 11-12 नीट, JEE एंड JEE एडवांस मेन दोनों के लिए आप रेफर कर सकते हैं, उसका एक अलग से लेक्चर में बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स आपके जो हैं जिनको डाउट है इस टॉपिक के अंदर, उन तक ये वीडियो आप, उनका व्हाट्सएप नंबर है तो लिंक इसकी फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग द स्पेस। थैंक यू सो मच।